हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं सबका समावेश किया गया है। साथ में उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताया गया है जो कि आपके एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है। तो अगर आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं आता है तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको काव्य ग्रंथ दे रखे हैं और सूची 2 में आपको कवि के नाम दे रखे हैं। आपको इसका सही मिलान करना है। तो आत्मजयी ये संबंधित है कुंवर नारायण से, धरती ये संबंधित है त्रिलोचन शास्त्री से, आंगन के पार द्वार ये संबंधित है अज्ञेय से, और वहीं लास्ट की बात करें धूप के धान ये संबंधित है गिरजा कुमार माथुर से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पतंजलि। आपको दोस्तों पता होगा कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है अपभ्रष्ट। हमारा अगला सवाल है, 84 वैष्णव की बात्रा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोस्वामी गोकुलनाथ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है, एंदुई ए हिंदुस्तान की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गारसादा तासी ने की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में की थी। हमारा अगला सवाल है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लाला फिर अयो खेलन होरी ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पद्माकर की है। और पद्माकर किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। आपको यहाँ पर याद रखना है कि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना यशोधरा, कौन सी? यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चित्रण किया था, तब ये पंक्ति कही गई थी। हमारा अगला सवाल है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाल मुकुंद गुप्त। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। हमारा अगला सवाल है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रविंद्र कालिया। अब दोस्तों ये कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना है कि नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली में हुआ था और इसके संपादक कौन हैं? रविंद्र कालिया हैं। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना तत्कालीन मद्रास में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। हमारा अगला सवाल है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है और उसके बाद इसका आंसर आपको देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 84 वैष्णव वन की वार्ता। इसके बारे में दोस्तों मैंने पीछे अभी आपको बताया था, उम्मीद करूंगा आपने इसका सही टिक किया होगा। हमारा अगला सवाल है, आला खंड का रचनाकार कौन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगनिक। कौन है? जगनिक हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए पेपर में लिखा हुआ आता कि परमाल रासों के रचनाकार कौन है, तो भी आपका आंसर क्या होता? जगनिक होता। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो, जबकि नरपति नाला ने बीसल देव रासो की रचना की है। और अगर हम बात करें अब्दुल रहमान की, तो इन्होंने संदेश रासक नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन आलवर महिला संत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंदाल। क्या हो जाएगा? आंदाल पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये आंदाल होते कौन हैं, आलवार कौन होते हैं? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारत में शुद्ध वैष्णव भक्तों को आलवर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत में शुद्ध वैष्णव भक्तों को आलवर कहा जाता है। आलवरों ने कृष्ण तथा राम दोनों की आराधना की है। और आलवरों की संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदाल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारे 12 आलवर हुए हैं उनमें से 9वें भक्त गोदा एक महिला भक्त थी। गोदा को तमिल में आंदाल कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक आलवर भक्तों की संख्या है, कितनी है? 12 है। और उसमें से एक 9वां भक्त कौन था? गोदा था, जो कि एक महिला थी और उसको तमिल में कहा जाता है आंदाल। हमारा अगला सवाल है, तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण गीतावली। हमारा अगला सवाल है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीधर पाठक। अब आपको याद रखना है, श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके विकल्प में ये लेखकों के नाम दे रखे हैं, इन चारों लेखकों ने राष्ट्रभक्ति की कविताओं की रचना की है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक बूंद सहसा उजली 1960 ईस्वी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज आपको एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए बताए हैं। उम्मीद करूंगा कि उनका आंसर भी आपने दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो उनको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।